तो चलिए शुरू करेंगे आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए चीज़ें बहुत आसान, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ फैक्ट मैं बताऊंगा, उन्हें आप नोट कीजिए। आंसर तो आपको मैं बताऊंगा ही, ठीक है। एक लोहे के उत्प्रेरक, देखिए पहला वर्ड आया उत्प्रेरक, इसके बारे में मैं बात करेंगे, ठीक है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है, ठीक है। बेंजीन क्लोरीन से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है, आंसर बताएंगे आप लोग। इसका जो आंसर होगा वो होगा क्लोरोबेंजीन। आंसर क्या होगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, आप जो केमिकल फार्मूला होता है उसे आप नोट कर लीजिए, C6H5Cl, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, तो यूज़ होता है आपका जो फिनॉल होता है, ठीक है, जिसको बोलचाल की भाषा में आप लोग फिनाइल बोलते हैं, कीटनाशक के रूप में, जैसे कि बाथरूम वगैरह में आपको देखेंगे उसका यूज़ किया जाता है ना, फिनॉल, ठीक। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है उत्प्रेरक, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, कैटेलिस्ट कहते हैं, ठीक है, कैटेलिस्ट कहते हैं। तो कैटलिस्ट के बारे में जानिए क्या है, कैटलिस्ट है क्या, ये क्या करता है, ये किसी भी जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। परिभाषा ये है, जिस पदार्थ की उपस्थिति से अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है उसे उत्प्रेरक कहते हैं। और दूसरा चीज़ क्या, कि ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अभिक्रिया में क्या करता है, ये भाग तो नहीं लेता है, अभिक्रिया में ये भाग नहीं लेता है, बट एक चीज़ ज़रूर करता है, ये क्रिया की जो गति को ना प्रभावित करता है, ये गति को प्रभावित करता है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि उत्प्रेरक का काम ही है कि अभिक्रिया की गति को बढ़ा देना। तो ये फैक्ट आप नहीं आ जाना कि कई बार आता है कैटलिस्ट का क्या काम होता है, तो जो होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। कई बार आता है अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। दो फैक्ट यहाँ से आप इन्हें याद रखेंगे। इसका केमिकल फार्मूला देख लीजिए, ऐसा होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम में अगर इस तरह से अगर स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में आएगा तो ऐसे करके कुछ आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि ऑक्सीजन और ओजोन क्या है। ऑक्सीजन ओजोन क्या है, तो ये एलोट्रोप्स हैं। एलोट्रोप्स के बारे में आप सभी को पता है, हिंदी में क्या इसको कहते हैं, अपरूपता कहते हैं, अपरूपता। अपरूपता के बारे में आपको पता है क्या है, रासायनिक गुण समान होते हैं और भौतिक गुण भिन्न होते हैं। रासायनिक गुण समान लेकिन भौतिक गुण अलग अलग, यही तो होता है इसका डेफिनेशन, ठीक है। तो मैंने ये भी बता दी कि एलोट्रोप्स के यहाँ पे जो ऑक्सीजन और ओजोन है ये एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे हीरा और ग्रेफाइट भी इसका एग्जाम्पल होता है, हीरा एंड ग्रेफाइट भी, ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक। ऑक्सीजन का O2 और यहाँ पे ओजोन का O3, ठीक। अगर इन दोनों के अगर कंपैरिजन की बात होता है, ठीक है, अगर कंपैरिजन की बात होता है तो O3 जो होता है, यहाँ पे O3 की अगर हम बात करें, ये मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। O2 से ये मच स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, एजेंट है। यहाँ से एक चीज़ जान लीजिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे आपको हीरा के बारे में बताया कि हीरा और ग्रेफाइट अप्रूव है। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, हीरा पर अम्ल या क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक और फैक्ट याद रखिएगा, हीरा पर अम्ल या क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, इसका अपवर्तनांक भी आता है, कई बार एग्जाम में आता है कि पूछ लिया जाता है कि अपवर्तनांक क्या होता है। 2.4 फॉर्म में इसका आता है, या फिर आप पूरे फॉर्मेट में देखें 2.417 रखा जाता है, मीन्स लिखा जाता है इसका अपवर्तनांक। ये चमकता क्यों है, ये भी सवाल आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये चमकता है। आपको 2-3 फैक्ट मैंने बताया। चलिए नेक्स्ट है कि गामा किरणें कैसी होती है। आपने सुना होगा अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तो सुना होगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, ठीक है। इसकी जो आयनन क्षमता ज़्यादा होती है, आयनन क्षमता ज़्यादा होती है, इसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। तो यहाँ से दो फैक्ट, एक फैक्ट आपने याद रखिए, अल्फ़ा का जो है आनंद क्षमता ज़्यादा होता है, इसका भेदन क्षमता ज़्यादा होता है, ठीक है। अल्फ़ा ये पॉजिटिव होता है और ये जो होता है बीटा निगेटिव होता है, मीन्स कि नेगेटिव चार्ज होता है कह सकते हैं, और इसका जो होता है ये उदासीन होता है, ये पॉजिटिव
निगेटिव और ये क्या होता है, उदासीन होता है। ये दूसरा फैक्ट, ठीक है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ज़ीरो आवेश होता है, जबकि इस पर आवेश होता है, पर गामा पर कोई आवेश नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये आपको बताया, दूसरा पॉइंट ये बताया, तीसरा पॉइंट ये बताया। 3 फैक्ट, आनंद क्षमता ज़्यादा, भेदन क्षमता ज़्यादा, इसका जो है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, यहीं पे लिख देता हूँ निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये उदासीन होता है, ठीक है, गामा उदासीन होता है, ठीक। अगर हम एग्ज़ाम में इस तरह का सवाल आता है कि अल्फ़ा का जो होता है इसका जो रचना कैसा होता है, तो 2He, ठीक है, 2He इस तरह से आता है एग्ज़ाम में, इसका रचना क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह से पूछा जाता है। अब आते हैं एग्ज़ाम इसका आंसर पे कि गामा किरणें कैसी होती है। गामा किरणें का भी मैंने बताया कि क्या होता है, इसका आवेश शून्य होता है, आवेश रहित होता है, ठीक है, आवेश रहित होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होती है, ठीक है, शून्य द्रव्यमान वाली तथा आवेश रहित होती है। चलिए क्वेश्चन छूट गया क्या, नहीं, ठीक है। अब आते हैं कि इनमें से हार्मोन निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन होता है। आयोडीन के बारे में तो सबको पता है, थायरोक्सिन में होता है, ठीक है, लेकिन इसका फैक्ट जाने कि प्रोजेस्टेरॉन किस में पाया जाता है, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक है, ये फीमेल में पाया जाता है। एड्रेनल, यहाँ पे देख रहे हैं ना, एड्रेनलिन, एड्रेनलिन, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, एड्रेनलिन, ठीक है, एड्रेनलिन लिखा जाता है। एक प्रकार का ये हार्मोन है जो एड्रिनल, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एड्रिनालाइन जो है कहाँ से आता है, ये क्या है, हार्मोन है, हार्मोन है जो किससे निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है, ठीक। अगर यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन की बात होगी फीमेल का, तो एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन ये मेल का जो हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है, ठीक है, ये सेक्स हार्मोन है, ये सभी क्या है, सेक्स हार्मोन है, सेक्स हार्मोन, ये भी सेक्स हार्मोन है, लेकिन मेल का, ठीक है, सेक्स हार्मोन है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है फीमेल का सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन जो होता है मेल का सेक्स हार्मोन है। एड्रेनिल जो है, यहाँ पे एड्रेनिल की बात की गई, यहाँ पे ये हार्मोन है, किस कहाँ से सिक्रेट होता है, ये होता है एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। चलिए अब यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की बात करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी समझिए। ऑक्सीटोसिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से, ठीक है, हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इसको मैं पूरा बढ़िया से लिख देता हूँ कि ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलता है, लिख देते हैं कि प्रोड्यूस इन hypothalamus and released by post pituitary gland, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ऑक्सीटोसिन, अच्छा ये किस में क्या काम करता है, ये रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में, चाइल्ड बर्थ में, ठीक है, पीरियड में। तो ठीक है, ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस इन हाइपोथैलेमस एंड रिलीज बाय पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इट्स प्ले रोल इन रिप्रोडक्शन, चाइल्ड बर्थ एंड पीरियड आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, ठीक है। चलिए यहाँ से आपको 2-3 बातें मैं बताया है ना। अब आते हैं नेक्स्ट कि जब बर्फ़ के दो घनाकार टुकड़े दबा जाते हैं तो एक घन बन जाता है, किसके कारण ये बंधा रहता है, ये हाइड्रोजन बंध के कारण बंधा रहता है, ठीक। चलिए सुबह सोकर उठने पर मनुष्य की आँखों के किनारे कीचड़ जमा होता है, सबको पता है, सभी के होते। यह किन ग्रंथियों के स्राव के कारण होता है, इसका तो करेक्ट आंसर होगा मीमोमियन ग्लैंड, ठीक है, मीमोमियन ग्रंथि से होता है, ठीक। अच्छा ये जो होता है आंसू ग्रंथि, तो पता है आंसू ग्रंथि से क्या निकलता है, आंसू, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, इसका तो आंसर ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, सीबेसियस ग्लैंड के बारे में समझिए। ये क्या करता है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है इन द स्क्रीन, कहाँ पे, एक्सोक्राइन ग्लैंड इन स्किन। अब समझ आए कि स्किन से ये रिलेटेड, स्किन से ये सिक्रेट होता है, सिक्रेट
एंड ऑयली और वैक्सी मैटर, ये वैक्सी मैटर या ऑयली मैटर को क्या करता है, सीक्रेट करता है ना। तो चीज़ें समझ में आ गई। सेबियस ग्लैंड के बारे में बात हो गया, मीबोमियन का बात हो गया और आंसू ग्रंथि की बात हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कहा जाता है? विंटर ग्रीन कहा जाता है, किसे कहा जाता है? मेथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है। ध्यान रखिए, मेथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मेथिल सैलिसिलेट। ठीक, अच्छा ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है पता है? ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है? मीन्स कि ये प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस बाय मेनी स्पेसीज ऑफ प्लांट। ठीक है, यहाँ तो बातें समझ में आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस निम्नलिखित में किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है या किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सबसे पहले मनाया कब जाता है, ये याद रखिएगा, 28 विज्ञान दिवस ना 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। और किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, किसके जन्मदिन पर ये मनाया जाता है? जेसी बोस, सीवी रमन, होमी जे भाभा या मेघनाथ शाह। ठीक, तो ये मनाया जाता है सीवी रमन, इनके जन्मदिन पर। ठीक है, सीवी रमन मीन्स कि यहाँ पे इनका अगर बात करते हैं, सीवी रमन इसलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि रमन प्रभाव, या हम कहते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट ऑफ इफेक्ट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड इफेक्ट की बात करें, या रमन प्रभाव इन्होंने ही दिया था। और इनको फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट माना गया है टू विन अ नोबेल प्राइज़। इनको 1930 में नोबेल मिला है, नोबेल प्राइज़ मिला है, ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा। सीवी रमन को 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट हैं जिनको ये मिला था। ठीक है, तो इनके बारे में सारे डिटेल्स हो गए। अब थोड़े थोड़े इनके बारे में जान लें कि जेसी बोस के बारे में जान लेते हैं। 1897 में इनको क्या मिला था, नोबेल मिला था। ठीक है, नोबेल मिला था इनको किसके लिए, तो माइक्रोवेव के लिए, माइक्रोवेव के एक्सपेरिमेंट के लिए ना, एक्सपेरिमेंट। माइक्रोवेव का है तो वायरलेस मिलीमीटर वेव के लिए। ठीक है, इन्हीं एक्सपेरिमेंट के लिए इनको नोबेल मिला था 1897 में। अब होमी जहांगीर भाभा के बारे में थोड़ा सा चीज़ें जान लेते हैं। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के संबंध में इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इनके बारे में आपको मैं बता दिया। चलो, तीनों फैक्ट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे। हड्डियों के अध्ययन को किसके अंतर्गत रखा गया है? हड्डियों के अध्ययन को किसके अंतर्गत रखा है, इसके बारे में आपको आंसर करना है। चलिए, इसका आंसर होगा, वो क्या होगा आंसर इसका, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी हड्डियों के अध्ययन के बारे में। कुछ और फैक्ट जानते हैं, जैसे कि फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं। जीवित, ठीक है, जीवित प्राणी के शारीरिक बनावट, ठीक है, शारीरिक बनावट के बारे में अगर हम बात करें, बनावट के बारे में बात करें तो ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत आता है। ऑस्टियोलॉजी हड्डी के अध्ययन, फिजियोलॉजी शारीरिक बनावट के अध्ययन, पैथोलॉजी बीमारी के अध्ययन। ठीक है, तो ये 2-3 फैक्ट आपको और भी जान लेना चाहिए, पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार भोजन की दिशा बताते हैं? आंसर करिए। आंसर होगा नृत्य, डांस। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि वर्षा में कोहरे में सुरक्षा के लिए वाहन चालक को किस रंग की अतिरिक्त लाइट का इस्तेमाल करना चाहिए? आंसर जो हो जाएगा बैगनी, नीला, पीला, दुधिया रंग। आंसर होगा आपका पीले रंग। ठीक है, अब जब रंग की बात करें तो कुछ फैक्ट यहाँ जानेंगे। ठीक है, इसका तो आंसर ये हो गया। अब रंग के बारे में आते हैं।
रेड के बारे में जानेंगे और वायलट जिसको कहते हैं बैगनी। ये इससे काफ़ी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हिंदी में क्या कहते हैं? बैगनी। और रेड के बारे में तो आप सभी को पता है, लाल कहते हैं। देखिए क्या होता है, इसका जो मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, मैक्सिमम वेव लेंथ होता है, इसका मिनिमम वेवलेंथ होता है, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट जानिए, इसका जो है अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक जो होता है कम होता है, इसका ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका जो होता है विचलन कम होता है, इसका जो विचलन जो होता है ज़्यादा होता है। यहाँ से बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, पूछने जाने की पूरी की संभावना है। ठीक है, रेड लाइट का मैक्सिमम वेवलेंथ, वायलेट का मिनिमम वेवलेंथ, रेड का अपवर्तनांक, जिसका अपवर्तनांक कम होता है ना उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसका जो होता है वेवलेंथ कम होता है। विचलन से रिलेटेड पूछा जाता है, रेड का विचलन कम होता है, इसी कारण तो सिग्नल के रूप में रेड लाइट का इस्तेमाल होता है ताकि दूर से भी चीज़ें को देखी जा सके। ठीक है, क्योंकि बाकी सबका तो रंग का जो है स्कैटरिंग हो जाता है ना, बिखर जाता है, लेकिन इसका बिखरता बहुत कम, जिसके कारण रेड सिग्नल के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, मोल्ड एवं मशरूम किसके उदाहरण हैं? एल्गी, लाइकेन, बैक्टीरिया, फंगी। आंसर होगा फंगी। अब फंगी, एल्गी, लाइकेन, बैक्टीरिया के बारे में सभी के बारे में जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो समझिए क्या है। फंगी के बारे में बात करते हैं। फंगी के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टडी, इसके स्टडी को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी एग्जाम में पूछा गया है कि नहीं, आप लोग को पूछा गया। बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। ठीक है, खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने। दूसरा फैक्ट, एल्गी क्या है? अगर एल्गी की अगर स्टडी की बात करते हैं, एल्गी का स्टडी को क्या कहते हैं? देखिए याद रखिए, एल्गी और यहाँ पे फंगी। ठीक है, बहुत बार पूछा गया। एल्गी को कहा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी, तो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, फंगी का माइकोलॉजी, एल्गी का फंगी का माइकोलॉजी, एल्गी का फाइकोलॉजी, समान है ना बोलने में। ठीक है, और लाइकेन तो पता है आप सभी को क्या है। लाइकेन जो होता है एक प्रकार का घास है। ठीक है, एक प्रकार का घास है जो नमी वाले जगह पे पाया जाता है, जैसे कि पेड़ के टहनियों पे, है ना, पुरानी दीवारों पे देखते काई, जिसको कहते हैं काई जैसा लग गया, काई जैसा, वो वहाँ पे लाइकेन इसी फॉर्मेट में पाया जाता है। ठीक है, लाइकेन का जो स्वरूप होता है या रूप होता है, देखते होंगे हरा हरा ईंट पर लग जाता है, तो इसी तरह का ये कुछ दिखता है ना। आगे बढ़ेंगे सवाल पे। अगला सवाल है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक क्या होता है? अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक घटता है या बढ़ता है? बहुत बार सवाल पूछा गया, वही रहता है। जब हम अशुद्धि को डाल देते हैं तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तो जहाज का स्तर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले अगर हम समुद्र की बात कर लेते हैं, समुद्र का और नदी का अगर घनत्व का रिलेशन देखा जाए, इसका अगर घनत्व का रिलेशन देखा जाए तो इसका जो घनत्व ज़्यादा होता है समुद्र का, और नदी का जो होता है कम होता है। जिसका घनत्व समुद्र का घनत्व ज़्यादा, नदी का कम। ठीक है, कोई भी वस्तु का घनत्व कम होगा तब वह पानी पर तैरता है, सीधे लिख लीजिए। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु का घनत्व कम होगा और पानी का ज़्यादा, वस्तु का कम होगा, तभी ये तैरेगा। तो क्या होगा? थोड़ा ऊपर आ जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जलस्तर क्या होता है? थोड़ा ऊपर आ जाता है। वजह क्या है कि समुद्र का घनत्व होता है समुद्र के पानी का घनत्व नदी के पानी के घनत्व से ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था, जिसको कैपिटल जी से कहते हैं। आज कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। अगर
आपने इस पर टिक कर दिया और इसकी यूनिट पर ध्यान नहीं दिया तब भी एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा, क्योंकि कई बार ये तो सेम रहेगा लेकिन यूनिट चेंज कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। एक फैक्ट यहाँ से भी जान लीजिए, कोपरनिकस ने क्या किया था कि भाई सन के, ठीक है, सन के इर्द गिर्द सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। मीन्स के कहने का मतलब चक्कर नहीं लगाते, कहने का मतलब कोपरनिकस ने बताया था कि सभी का जो सेंटर है वो सन है। ठीक है, सभी का सेंटर क्या है, सन है। और केपलर क्या किया था, ग्रह के बारे में बताया था। ठीक है, ग्रह के बारे में केपलर ने बताया था और कोपरनिकस ने बताया था कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, अर्थात कि ये सन जो है एक सेंटर का काम कर रहा है सभी ग्रह का। ठीक है, ये इसने बताया था। ठीक, चलिए, या इसको कह सकते हैं, कोपरनिकस को कह सकते हैं वो एक तरह का जो नाभिक की तरह काम कर रहा है ना, सेंटर का या नाभिक। ठीक है, नाभिक की खोज की है वो ग्रह की अगर बात करें तो। चलिए, चाबी, घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में नदी में क्या होता है, घड़ी में क्या होता है। ठीक है, अगर घड़ी में चाबी भर दिया जाए तो उसमें क्या होता है, ये होता है इसमें स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। ठीक है, ठीक, चलिए अब यहाँ से गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बारे में थोड़ा जानिए। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद रख लीजिएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, 12mv²। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद रखिएगा, mgh। ठीक है, चलिए, किसी पिंड का अधिकतम भार कहाँ होता है। देखिए, किसी भी पिंड का अधिकतम भार जो होगा वो कहाँ होगा, ये होगा निर्वात में, वैक्यूम में। ठीक है, वैक्यूम में इसका होगा। नेक्स्ट, ध्वनि का अधिकतम वेग कहाँ होता है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा इस्पात में, लेकिन अगर ऑप्शन में एल्युमिनियम लिख दिया जाए, एल्युमिनियम लिखा जाए और लोहा भी रहे, ठीक है, ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा आप एल्युमिनियम का टिक कीजिएगा। ठीक है, लोहा रहे तो एल्युमिनियम का टिक कीजिए, क्योंकि लोहा से भी ज़्यादा इसका स्पीड होता है इसमें। तो कुछ कुछ चीज़ें आप फैक्ट यहाँ पे नोट कीजिए। ये तो इसका आंसर है। जैसे जल की अगर हम बात करते हैं तो जल में कितना होता है स्पीड, 1483 मीटर पर सेकंड। ठीक है, जल हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि लोहा का, लोहा में कितना इसका स्पीड है, 5130 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कांच में तो देखिए कांच में लोहा से भी ज़्यादा होता है, इसमें होता है 5640। और अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम में तो एल्युमिनियम में होता है 6420 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6420 मीटर पर सेकंड। वायु में, ठीक है, वायु में नोट कर लीजिएगा, ये भी आता है 332 मीटर पर सेकंड। ठीक, चलिए, विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होता है, सभी को पता है कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए से रतौंधी जैसी बीमारी हो जाती है ना, सभी को पता है। लेकिन बालों का गिरना किसके कारण होता है, ये तो भी जान लीजिए ना, विटामिन B7। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ठीक है, ये भी आता है इसका रासायनिक नाम। कमजोरी किससे होता है, सभी को पता है, कमजोरी जो होता है आपका खून की कमी से। ठीक है, कमजोरी जो होता है किससे होता है, खून की कमी से। और ये खून कौन बनाता है, आपका फोलिक एसिड भी बनाता है, विटामिन B12 भी बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा, देखिए पेचिस के बारे में याद रखिए थोड़ा। पेचिस के बारे में बात करें तो इसका जो है पेचिस जो होता है किसके कारण, पेचिस में जो बीमारी होता है ना, ये तो सबसे पहले आत्म इन्फेक्शन होता है पेचिस। और इसमें कौन सा जो होता है वो क्या कहते हैं, परजीवी जिसको कहते हैं, वो कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा परजीवी होता है बताइए जल्दी। इसका जो परजीवी होता है अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, अमीबा हिस्टोलिटिका, अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है ना, चलिए पेचिस तो आंसर था रतौंधी, बालों का गिरना, विटामिन B7, बायोटीन। पेचिस आंत में होता है, आंत का इन्फेक्शन लग जाता है, जो जिसका जो परजीवी है वो कौन सा है, अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, कमजोरी तो आपको जो विटामिन की कमी, जैसे कि फोलिक एसिड हो गया, विटामिन B12 हो गया। ठीक है, और विटामिन B12 के बारे में तो आपको पता है, इसका जो रासायनिक नाम क्या है, साइनोकाबालामिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे।
नेक्स्ट है कि किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। इसका आंसर होगा कैरोटीन। लेकिन कैरोटीन तो आंसर हो गया, अब इसके बारे में और भी जानिए कुछ और फैक्ट। राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? B2 को क्या कहते हैं? राइबोफ्लेविन कहते हैं, है ना। B2 को क्या कहते हैं? चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। पादप कोशिकाओं में DNA निम्नलिखित में पाया जाता है। पादप प्लांट कोशिका में, प्लांट सेल में DNA कहाँ पाया जाता है? सभी में पाया जाता है। हरित लवक हो या फिर केंद्रक हो या माइटोकॉन्ड्रिया सूत्र कणिका हो, सभी में पाया जाता है, ठीक है। जबकि अगर बात करते हैं एनिमल प्लांट में तो ज़्यादा वो कहाँ सिर्फ पाया जाता है? वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? NAD, ये प्रोटीन नहीं है, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन लिविंग सेल में पाया जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। चलिए गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। मीथेन होगा इसका CH4। एसिटिलीन को क्या कहते हैं? C2H2। एथिलीन को क्या कहते हैं? C2H4। ये क्या है? ध्यान रखिएगा। फल को पकाने के लिए किसका यूज करते हैं? एक गैस है जो कि बिल्डिंग में काम आता है, बिल्डिंग में काम आता है। ये हार्मोन है, ठीक है, एक प्रकार का हार्मोन है। ये फल पकाने में काम आता है, फल पकाने में काम आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि पेंसिल लेड निम्नलिखित में किसका बना होता है? आंसर हो जाएगा सिंपल सा ग्रेफाइट, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूरे हुए थे। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच।